तो हम लोग पिछले क्लास में बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर को शुरू किए थे और बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम एमिनो एसिड को कवर कर रहे थे और उसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे, पर वो उसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक था जहाँ से हम लोग सीखे थे कि एमिनो एसिड क्या होता है और ग्लाइसिन का क्या फंक्शन होता है, किस स्थिति में एमिनो एसिड, उसको क्यों एमिनो एसिड कहा जाता है, एमिनो एसिड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। और फिर हमने कहा था कि चूँकि एमिनो एसिड जो होता है वह डाइपोलर नेचर का होता है और डाइपोलर नेचर का होने का मतलब ही होता है कि वो इसी का एक ही कंपाउंड में जो है एक तरफ आप पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि ये इंटर एक्सचेंज आयनिंग करते हैं। इसी को हम लोग आगे चलकर इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, इंटरचेंज सॉल्ट भी कहते हैं। इसी को जब उसमें आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, इधर से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, तो उसको आगे चलकर हम लोग ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या सिग्निफिकेंट है, क्या क्या एविडेंस यानी प्रूफ है कि हाँ ये एमिनो एसिड जो होता है वह डाइपोलर का नेचर का होता है, तो इसके लिए भी हम स्टेटमेंट आपको पारित किए थे। आज हम लोग इसके एसिडिक प्रॉपर्टी की तरफ और बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे और रिलेशनशिप सीखेंगे कि इसकी के और के बी में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चूँकि इनके कभी कभी ये आयनिक बॉन्ड, चूँकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, खासकर जब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर जब इफेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी अनेक उसी के आगे चलकर अगर हम के ए और कीवी वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बारे में हम क्या मतलब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट के ए और के बी पर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए लो वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी ऑफ एमिनो एसिड। डालिए लो वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी, लो वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी ऑफ एमिनो एसिड्स। ये आज का पहला हेडिंग है। लिखिए बिकॉज द डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड, बिकॉज द डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड it is substituted ammonium ion and not the carboxylic ion which act as a proton donor, and its acidic center, and it is acidic center Ka, therefore refers to acidity of substituents ammonium ion। तो कहा कि जहां पर अगर मान लीजिए कि अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, जहां H प्लस आयन डोनेट करने की बात आएगी, ध्यान रखेंगे H प्लस आयन जो डोनेट करता है वह एसिड होता है, जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर NH3 अमोनियम आयन है, NH3 प्लस अमोनियम आयन है, ये CH ये हमारे पास क्या है, एल्किल ग्रुप है, और ये यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। ठीक है, अगर इसको हम चूंकि ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में H2O के साथ चूंकि आयनाइज फॉर्म में है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। जैसे ही ये यहाँ से अपना एक H प्लस आयन इसको देगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये NH3 और यहाँ से बना CH और यहाँ से बना RCOO माइनस और क्या, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो H प्लस आयन यहाँ से इसको डोनेट किया तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये यहां से क्या हुआ कि एसिडिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, जहां एसिडिटी होता है वहां उसकी केबी वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो यहां से एसिडिटी निकला तो अब यहां से अगर हम केबी निकाले तो केबी कितना हो जाएगा, NH2 बेस प्रोडक्ट अपॉन में क्या रिएक्टेंट, NH2 CH3OO माइनस यहाँ R, और ये क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, संख्या यहाँ पर जो नंबर होता है वो यहाँ पावर में आ जाता है,
हाइड्रोनियम प्लस आयन अपॉन में क्या NH3 प्लस CHR COO माइनस। ठीक है, ये आता है केवी का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखेंगे H2O जो होता है वो कंसंट्रेट, मतलब H2O जो यहाँ पर होता है वो क्या है, कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि जब वो फ्री स्टेज में होता है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, बना दो इसको, जल्दी जल्दी बनाओ। अगर इसी तरह से, ये तो हो गया आपका केवी के लिए। अगर इसी तरह से क्या होता है कि अगर H प्लस आयन क्या हो, कि अगर H2O से H प्लस आयन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अगर H प्लस आयन एक्सेप्ट करे, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए क्या होगा कि एक्सेप्टेशन कैसा होगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम सारे इक्वेशन को एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, हमारी मजबूरी है कि बोर्ड चूंकि हमारा छोटा है। तो अगर यहीं पर तो नीचे लिखिए सिमिलरली इट इज द कार्बोक्सिलेट आयन, it is the carboxylate ion and not the amino group which act as a proton acceptor, it is the basic center, therefore the basicity of carboxylate ion, सॉरी उस पीछे हम क्या लिखे थे, Kb लिख दिए थे क्या, सॉरी वहां पर Ka होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एसिडिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो A से, और B से बेसिसिटी को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, तो यहाँ पे बेसिसिटी अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा कि यहाँ से NH3 प्लस यहाँ पे क्या है, सॉरी ये आपका है CH, यहाँ पे है R, और ये आपका COO माइनस, यहाँ पे है H2O। अब गौर से समझना, अब चूंकि एक बार वो H प्लस आयन देखकर एसिड क्या कहते हैं, एसिड प्रॉपर्टी शो किया, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये टूटेगा यहाँ से H प्लस और क्या OH माइनस, ये यहाँ से इसको मिलेगा तो क्या होगा COOH, यहाँ से मिल गया क्या NH3 प्लस CH, और यहाँ से क्या R और COOH, और यहाँ से मिला OH माइनस है। यहाँ से अगर आप उसको अगर Kb लिखे थे तो Ka कर लीजिएगा, या Ka इसको लिखेंगे तो इसको Kb कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होगा NH3 प्लस CH R COOH, और यहाँ से क्या OH माइनस आयन अपॉन में क्या NH3 प्लस CHR COO माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर H2O को नहीं लिखेंगे क्योंकि किस फॉर्म में होता है, अपने कांस्टेंट फॉर्म में होता है। तो यहाँ से निकल गया हमको क्या चीज, एक Ka और दूसरा मिल गया हमको Kb। ठीक है, अब देखिए दोनों जो वैल्यू होते हैं वो ध्यान रखेंगे, हमेशा ये कंजुगेट एसिड बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये रिवर्सेबल के होता है कि अगर ये अपना H प्लस आयन फिर से इसको अगर डोनेट कर दे तो ये पुनः से H2O बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के हमेशा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अपना H प्लस आयन इसको दिया तो यहां से ये H2O, यहां से ये प्रॉपर्टी अपना गेन किया, H प्लस आयन दिया तो ये यहां से ये एसिड के रूप में काम किया। लेकिन अगर यहाँ पे ये इसको अगर H प्लस आयन दे दे तो फिर ये क्या करेगा, एसिड के रूप में काम करेगा कि नहीं, ध्यान रखो समझो। यहाँ पे ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बेस को, और ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, अगर जरूरत पड़ा तो अगर ये H प्लस आयन इसको वापस करता है तब ये किस रूप में काम करेगा, एसिड में, और ये किस रूप में काम करेगा, बेस में। तो जरा बताओ, ये यहाँ पे जो यहाँ बेस था वो यहाँ पर एसिड का रूप में काम किया, और जो यहाँ एसिड था ये यहाँ पर क्या किया, बेस का रूप में काम किया। तो इसी को तो कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट,
कि जब जरूरत पड़ा तो एज ए बेस के रूप में काम किया, और ये जब जरूरत पड़ा तो क्या किया, एज ए एसिड के रूप में काम किया। तो इसी को तो हम लोग आगे चलकर कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट या कंजुगेट एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। क्या करता है कि अब जब आवश्यकता पड़ा उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये है के और के बी के वैल्यू। अगर मान लो, चलो बना लो इसको फटाक से, जल्दी बनाओ। नीचे लिखो, let us take into concentration of Ka and Kb value for glycine क्या होता है ग्लाइसिन का फॉर्मूला, फॉर ग्लाइसिन अगर उसमें एक R ग्रुप हो, यानी कि यहां से क्या होगा NH3 प्लस CH2C डबल O माइनस, ये होता है ग्लाइसिन। इट्स सो Ka वैल्यू, इसका Ka वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। Kb of its conjugate base, Kb of its conjugate base क्या होगा, कंजुगेट बेस इसका यहां से एक अपना H प्लस आयन देगा NH2 CH2C डबल O माइनस, कंजुगेट बेस ये आपका Kb है, कंजुगेट बेस। तो यहां से क्या निकलेगा आपको पता है, Ka Kb इजिकल टू क्या होता है 1 इंटू 10 टू द पावर, Ka इंटू Kb इजिकल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 40। ठीक है, तो यहां से आपका Kb इजिकल टू कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -14, ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 1.6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6.3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हमारे पास Kb की वैल्यू आती है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी बेसिसिटी कांस्टेंट अगर दिया गया हो, सपोज करो कि हमारे पास अगर Kb की वैल्यू दिया हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -12, फिर वहां से पूछा जाए कि बताइए Ka की वैल्यू कितना होगा। Ka की वैल्यू किसके लिए, एसिडिटी कांस्टेंट के लिए CnH3 प्लस CH2C डबल OH, यहां से क्या निकल कर आएगा, Ka निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर Ka की वैल्यू पूछा जाए तो कितना, Kb दे दिया गया तो Ka निकालना होगा, तो Ka इंटू कितना, Kb इक्वल टू 10 टू द पावर -14, फॉर्मूला क्या होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14। तो यहाँ से Ka इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन में कितना Kb, तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 और अपॉन में 2.5 इंटू 10 टू द पावर -12 कितना -12, ये ऊपर जाएगा तो कितना 1.0 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, एक दशमलव भरे इधर घटेगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर कितना -3। तो इस तरह से आप Ka और Kb की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बनाइए, हो गया। चलो अगला हेड डालो, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। तो पहले लिखो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इज मेड ऑफ, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड
is made acidic, then dipolar ion gets converted into cation. This is because the stronger acid hydronium ion release proton to carboxylate and displaced a weaker acid कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर कोई अमोनियम आयन है, ध्यान रखेंगे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कहा कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, और जब मान लो कि हमारे पास अगर अपने डाइपोलर कंसेप्ट में है, पहला टॉपिक हमको क्या है, डाइपोलर में है, मतलब यहाँ पे आपका NH3 प्लस, यहाँ R लिख के चले C, चलो CH करके चलते हैं, ये अपने डाइपोलर के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई एसिडिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में आगे काम करता है, जैसे में हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या करेगा, अपना दो फॉर्म में देगा, एक H+ आयन और एक क्या H2। और जो यहाँ H+ आयन देगा तो ये क्या करेगा, एक एसिड के रूप में काम करेगा, और एसिड भी कैसा स्ट्रेक होगा, एक स्ट्रॉन्गर एसिड के रूप में काम करेगा। और जैसे ही स्ट्रॉन्गर एसिड के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से H+ आयन गेन करेगा। H+ आयन गेन किया तो यहाँ पे कैसा होगा, NH3 प्लस CH COOH, और यहाँ पे क्या बनेगा R, और ये बना आपका H2। अब जरा बताओ, यहाँ पे ये एज ए बेस के रूप में काम किया, और यहाँ पे क्या है, ये अब ये क्या बन जाए, अब जरा सोचो, यहाँ पे तो ये बेस के रूप में काम किया, अब ये अपना H+ आयन देगा। अगर इसे कंजुगेट बनाना होता तो यहां से अपना एक H+ आयन देता, तभी आप उसमें कंजुगेट रिएक्शन, तभी ना यार रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाया गया। तो क्या दोनों में से किस में से H+ आयन देना जरूरी है? भाई देखो, ये भी एक एसिड के रूप में शो करता है, और ये ऑलरेडी एक एसिड है। डिसाइड ये कैसे होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक एसिड है? यहां पर हाइड्रोनियम आयन है, यहां पर ये H+ आयन बेचैन था बाहर भागने का, यहाँ पे ये एकदम जबरदस्त था, भाग जाओ यहां से, क्योंकि यहां पर ये अनस्टेबल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जहां जल्दीबाजी होती है, जो आसानी से जितना जल्दी H+ आयन रिलीज कर देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो जितना आसानी से H+ आयन रिलीज कर देता है वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन जो है वो जल्दी में था, क्योंकि यहाँ H2O फ्री स्टेट में आ जाता, जबरदस्ती इसके ऊपर थोपा गया था। तो क्या यहां से H+ आयन इसको देना आसान होगा क्या, क्योंकि ये अब स्टेबिलिटी गेन कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया कि स्टेबिलिटी गेन कर लिया, ये इतना आसान नहीं होगा H+ आयन इसको देना। तो यहां से H+ आयन देना, क्योंकि जब ये H+ आयन इसको देगा तभी तो यहाँ पर अपने आयन्स के रूप में फिर से रिवर्स रिएक्शन में आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। मतलब कि जब ये अपना H+ आयन देगा तभी तो ये यहाँ से NH3 CH R COO माइनस और हाइड्रोनियम आयन बनता, तो इस रूप में आता। तो मतलब कि जब ये अपना H+ आयन यहां से देगा तो H+ आयन देना दोनों में से कौन आसान है, यहां से कि यहां से? यहां से क्या है, यहां से H+ आयन देना काफी डिफिकल्ट है, जो कि अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया है। पर H+ आयन दे तो रहा है, पर कैसे देगा, तो क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन देना काफी डिफिकल्ट है। इसीलिए कैसा एसिड होता है, ये आपका वीकर एसिड के रूप में काम करता है। कैसा एसिड होता है, ये एक वीक एसिड के रूप में काम करता है। तो यही हमने कहा कि जब एमिनो एसिड जो होता है जनरली कैसा होता है, एक एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड इसको जब आयन देता है तो फिर भी क्या करता है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी को गेन करता है, पर किसी भी एसिडिक जो होती है वह काफी स्ट्रॉन्ग ना होकर एक वीक एसिडिक के फॉर्म में होती है। ठीक है, बराबर। सेकंड पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड में लिखो। Similarly, when solution of amino acid made up
alkaline, in a solution of amino acid made up alkaline with sodium hydroxide, the dipole ion converted into anion. The dipole ion converted into anion. अब देखो कह रहा है कि अगर ये क्या हो अल्कलाइन सॉल्यूशन के रूप में, अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां से NaOH जब ये टूटता है तो बनता है Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब देखो जब ये Na प्लस और OH माइनस में आयन टूटता है तो जैसे ही अपने ये डाइपोलर फॉर्म में होगा, अगर यहां से OH माइनस आयन आकर अटैक करे, गौर समझना, जैसे ही यहां से OH माइनस आयन आकर अटैक करेगा तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर है क्या OH माइनस आयन, यहां पे क्या है NH3 है, यहां से एक H जो होगा वो निकल कर आएगा यहां पे, तो क्या बने, यहां से होगा आपका NH2, यहां से होगा आपका CH, ये R COO माइनस और क्या बना H2। तो ये किस फॉर्म में आ गया अपना यहां से जो डाइपोल नेचर इसका था वो डाइपोल नेचर क्या होता है, ये अपने एनाइंस के फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में, ये नेगेटिव फॉर्म में है तो ये अपने एनाइंस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो डाइपोलर नेचर जब अल्केलाइन के साथ मिलता है, गौर समझना, डाइपोलर नेचर जब किसी अल्केलाइन के साथ मिलता है तो अपने किस फॉर्म में आता है, एनाइन के रूप में आता है। किस रूप में आता है, एनाइन के रूप में आता है। जब डाइपोलर फॉर्म जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में आता है तो यह एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन यही डाइपोलर फॉर्म एक अल्केलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में आता है तो वह एक एनाइंस के रूप में फॉलो करता है। आई बात समझ में। यहां पे जो OH है वो कैसा बेस है, एक स्ट्रॉन्गर बेस है, ध्यान रखना, क्योंकि NaOH एक मजबूत बेस के रूप में काम करता है। लेबोरेटरी में कभी भी किसी भी बच्चे को NaOH हाथ में नहीं दी जाती है, क्योंकि जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर देता है और हाथ जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है। जो आप लोग जितने लोग वो खाते हो ना, क्या बोलते हैं, जब ठंडी लग जाती है तो खासकर ये उत्तर प्रदेश में, ये वाराणसी क्षेत्रों में खिलाया जाता है आपको क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन का शक, जो गर्म चीज़ों को मेंशन करता है। तो वो चीज़ें क्या है कि वो आपको गर्म चीज़ क्या दिखाता है कि वो जनरली वो बेसिक मीडियम होता है। या अजीनोमोटो आप जो मोमोज में खाते हो वो भी क्या है, एक बेसिक मटेरियल है, तो काफ़ी कड़वा लगते हैं, काफ़ी बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, और ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो ये है आपके पास H+ आयन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक H+ आयन डोनेट करना और एक H+ आयन क्या एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब चलिए, अब यहां के बाद हम लोग सीखते हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ आते हैं। कहते हैं कि एमिनो एसिड जो है, देखो ये दो तरह के होते हैं। जनरली जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड डिराइव फ्रॉम प्रोटीन्स। Classification of amino acids, classification of amino acid derived from proteins। हो गया, नीचे लिखिए एमिनो एसिड कैन क्लासिफाइड इन डिफरेंट अवे। एमिनो एसिड कैन क्लासिफाइड इन डिफरेंट अवे। उसमें सबसे पहला लिखिए A नंबर करके, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एंड एन उसमें जोड़ना होता है एन, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। देखो बेटा ये होता क्या है, थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म में हम आपको बताते हैं।
कहते हैं कि जिस एमिनो एसिड हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है, द टाइप ऑफ द एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो नॉन एसेंशियल डिफिनेशन क्या होता है कि द टाइप ऑफ द एमिनो एसिड विच कैन फॉर्म इनसाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। वैसे एमिनो एसिड जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बेटर सच टाइप ऑफ द एमिनो एसिड which cannot form inside the body, which need from the source and outer source of the body, outer source like as a फूड पार्टिकल्स। जनरली हम लोग फूड पार्टिकल्स से, वो अब लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, जब हम लोग फंक्शनल डाइट्स के माध्यम से अगर हम जिस एमिनो एसिड की अपने नेसेसरी यानी कि अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। ध्यान रखिएगा, कितना एसेंशियल किसे कहते हैं, जो हमारे बॉडी को आवश्यकता है। तो नॉन एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड उस तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिसके हमारे शरीर की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमारे शरीर के अंदर वो अमीनो एसिड पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और लेकिन जिस अमीनो एसिड को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है बाहर से, हम बाहर से क्या करते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान होता है, उसे कहते हैं हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जनरली देखो बायोलॉजी में क्या होता है कि एमिनो एसिड की टोटल संख्या जो होती है 20 पढ़ाई जाती है। कितनी? 20 पढ़ाई जाती है, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री में कहीं से थोड़ा सा लापरवाही की जाती है, इसकी संख्या जो बढ़ाकर 23 कर दी जाती है, लेकिन चूंकि एक्चुअली जो फैक्चुअल जो है वो 20 की संख्या होती है। जो उसके जो 3 मिले हैं ना, वो आगे चलकर लोग एसिडिक और बेसिक क्लासीफाई कर देते हैं और थोड़ा उसका डेरिवेटिव रूप आ जाता है। जैसे हमें बायोलॉजी में आप पढ़ते हो ना कि क्लासिफिकेशन जो होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, वो 5 ही भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर लोग 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी लेकर आए, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, लेकिन वास्तविक पैमाने पर जो होता है वह आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। जनरली जो एमिनो एसिड है उसकी संख्या जो होती है 20 ही होती है, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुकों में इसकी संख्या बढ़ाकर 23 कर दी गई है। जो उसमें से आपका करीब करीब 10 जो होता है वो इसेंशियल और 13 जो है करीब करीब नॉन इसेंशियल, ऐसा है, देखना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह से कुछ संख्या इसका है। ठीक है, हो गया। और दूसरा लिखिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो होता है नेचुरल, बेसिक और एसिडिक एमिनो एसिड एज न्यूट्रल, नॉट नेचुरल, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें ध्यान रखेंगे, एक काम करो एक एक करके डिफिनेशन भी लिख लो। कहते हैं कि ऐसे एमिनो एसिड जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, 1 एमिनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे एमिनो एसिड जिसमें एक एमिनो एसिड और एक क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप कह सकते हो कि एक एमिनो ग्रुप और दूसरा एक ही का हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो इस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं नेचुरल एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? नेचुरल एमिनो एसिड। एग्जांपल में आप लिख लो ग्लाइसिन और एनालिन। दो एमिनो एसिड होता है, एलानिन, सॉरी नॉट एलानिन, एलानिन। दो जो होता है वह न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है, जिसमें एक एमिनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसको लोग कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एमिनो एसिड विच हैव 1 एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, बेसिक क्या होता है? कहते हैं कि सच टाइप ऑफ एमिनो एसिड इन विच हैव 2 एमिनो ग्रुप, जितना ही पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। ठीक है, तो 2 एमिनो ग्रुप या 2 एमिनो ग्रुप होता है। कितने एमिनो ग्रुप? 2 एमिनो ग्रुप। ठीक है, और 1 क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो जिसमें 2 एमिनो ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? बेसिक एमिनो एसिड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? बेसिक एमिनो एसिड। जैसे में लाइसिन,
लाइसिन, LYCIN, लाइसिन, आर्जिनिन, ये दो एग्जांपल आप लिखो, अभी लिखवाएंगे, पूरा चार्ट बना देंगे। और एसिडिक एमिनो एसिड, जाहिर सी बात है उसमें कार्बोक्सिलिक की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एसिडिक एमिनो एसिड में होता है कि जिसमें 1 एमिनो ग्रुप हो और 2 के क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे मैं आपको एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड नाम सुने हो ना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड। देखो ना 20-23 को में हम 4-6 को नाम लिख ही दिए। इधर से किसका नाम लिख दिए, ग्लाइसिन और एलानिन का लिख दिया, इधर से आपका लाइसिन और आर्जिनिन का लिख दिया, उधर से ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड को लिख लिया। ठीक है, चलो इसको आप बना लो, फटाफट बनाओ बेटा जल्दी से। दो फिर तुमको हम कुछ एमिनो एसिड के नाम लिख देते हैं और उसके कुछ स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे में जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है इसमें कौन कौन सा था, ग्लाइसिन और एलानिन। अब हम एक काम करते हैं, इसका हम, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, पर आप पूछोगे स्ट्रक्चर की कैसा होता है तो फिर तो हमें कभी कभी सोचना पड़ जाएगा ना, कभी एग्जामों में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके बताते चलते हैं। जैसे में अगर आप न्यूट्रल की बात करोगे, न्यूट्रल जो होता है वो कौन कौन सा है, सबसे पहला जो था वह क्या नाम दिए थे हम लोग, ग्लाइसिन, GLY, ग्लाइसिन। ठीक है, अब जो ग्लाइसिन होता है देखो इसकी सिंबल जो होता है वो GLY होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको जो हम लोग लेटर कोड इनवाइट पे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है GLY। इसको मेडिकल के बच्चे या खास करके जो बायो के बच्चे उसे बहुत अच्छे समझते हैं, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, इस सब चीज का एक इसी एमिनो एसिड के सीक्वेंस से जो होता है आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आगे चलकर जेनेटिकल मटेरियल की फॉर्मेशन ही मदद करता है, हमारी बॉडी जो बनती है सारी इसी चीज से बनी होती है। ठीक है, तो GLY होता है। इसमें हमने पहले ही कहा कि इसमें एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, मतलब क्या हो कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहां से होता है कि NH3 प्लस CH3O-, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, CH2COO-, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। आ रही बात समझ में। उसी तरह से दूसरा जो होता है उसमें क्या नाम दिए थे हम लोग, पहला जो था, दूसरा क्या था, दूसरा क्या नाम था, एलानिन, ALANINE, एलानिन। ठीक है, एलानिन जो है सीधी सी बात है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ALA से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ALA से। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल L यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है और एक NH2 अमोनिया और एक कार्बोक्सिलिक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3CH NH3 प्लस COO, ये होता है आपका एलानिन। ठीक है, तो ये दो जो है आपका न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जो होते हैं जैसे में वेलेनिन, तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है। अब यहां से शुरू होता है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी, बेसिक एमिनो एसिड। किसका नाम दे रहे हैं हम यहां से, बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, अब इसे बेसिक एमिनो एसिड में आपका, चलो हम तीसरा नंबर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, होता है वैलिन। क्या नाम होता है इसको, वैलिन, रिप्रेजेंट करते हैं VAL से। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो संख्या हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे अब क्या होता है कि इनकी संख्या में लगातार जो होती है वह परिवर्तन होती है। ठीक है, अगर एक काम करते हैं, वे स्ट्रक्चर में, सॉरी वैसे अभी काम करो, अभी न्यूट्रल को ही लेके चलो। न्यूट्रल की संख्या और होती है, वैलिन आता है न्यूट्रल में, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है। तो इसका तीसरा जो हमारे पास है वह है आपका वैलिन। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं VAL, रिप्रेजेंट करते हैं V से। इसमें भी क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक यहाँ एल्किल ग्रुप की संख्या है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका CH3 का
होल ट्वाइस, ये आपका CH, एक कार्बन इधर से हो गया एक, ठीक है, ये आपका CS, C डबल O माइनस, और यहां से आ गया आपका NH3+। ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, वैलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। चौथा जो है आपका आता है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूसीन, ठीक है। क्या ये ल्यूसीन, LEU रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2, CH, NH3+ और C डबल O माइनस। कार्बन की संख्या क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पांचवें जो होता है उसको लोग कहते हैं आइसो ल्यूसीन, ठीक है। ILE, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे भी कार्बन की संख्या क्या करती है, बढ़ जाती है। इससे में आपका CH3, CH2, CH, CH3, CH, NH3+ C डबल O माइनस। अब गौर से देखो, हर जगह में एक ही NH3 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एक NH3 ग्रुप और एक क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है। छठा अगर हम बात करें तो कहते हैं हम लोग क्या चीज, लिसिन हो गया। अब होता है सेरीन, SERINE, ठीक है। सेरीन जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SER से, लिखते हैं हम लोग S, ठीक है। तो सेरीन S हो गया। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, OH, CH2, CH, C डबल O माइनस, और ये आपका NH3+, ठीक है। उसी तरह से आपका सातवां जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एलानीन, PHE कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर आ गया किसका, फिनाइल का, तो CH2, CH, C डबल O माइनस, और यहाँ आ गया NH3+, ठीक है। यहां से आ गया आपका 6 स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसके बाद से, क्योंकि हमारे पास चूंकि बोर्ड पे जगह कम है, आप अपने कॉपी में लिखते समय 2-3 बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, छठा तो हो गया, हम इधर से मिटाते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि 6 तो हो गया, सातवां जो है, 7 हो गया। चलिए, आठवां भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। आठवां जो है आपका होता है, हम लोग कहते हैं थ्रियोनीन, ठीक है। THR, टी होता है, स्ट्रक्चर होता है CH3, CHO, CHO, स्ट्रक्चर इसका होता है, यहाँ से CH, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ से आपका CH, C डबल O माइनस, और यहाँ आता है आपका NH3+। आप हमारे साथ अच्छे से चलो, क्योंकि हम बाद में मिटा देंगे, ठीक है। तो ये थ्रियोनिन हो गया, तो इसका, ठीक है, ग्लाइसिन को हम लोग G से, एलेनिन के A से, वैलिन को V से, L से, I से, ठीक है। आइसोल्यूसिन IL है, ठीक है। सेरीन को S से, फिनाइल को PH से, थ्रियोन के THR से, ठीक है। फिनाइल है, सॉरी, F से, THR T से। अब इसके बाद जो नौवां स्ट्रक्चर तो हम लोग कहते हैं सिस्टीन। नौवां स्ट्रक्चर है सिस्टीन, SISTEIN, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, सिस्टीन, CISTEINE, सिस्टीन। सिस्टीन जो होता है वो सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, CISCYS, सिस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सल्फोनिक ग्रुप होता है HSCH2, CHC डबल O माइनस, और यहां से होता है आपका NH3+, ठीक है। 9 हो गया। 10वां स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये सिस्टाइन होता है, गौर समझिएगा, ये सिस्टाइन होता है,
और 10वां जो होता है वो होता है सिस्टीन। वो सिस्टाइन, ये क्या होता है, सिस्टीन। ठीक है, तो सिस्टाइन जो होता है उसको हम लोग कैसे सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिस्टाइन होता है उसको सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिस्टीन जो होता है वह सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। सिस्टाइन जो होता है उसे सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिस्टीन जो होता है वो सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस अंतर यही होता है कि दो स्ट्रक्चर को आपस में क्या कर जाती है, जोड़ दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे आयंस को आपस में लेकर जो इस समय स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, OC माइनस CH, यहाँ NH3 प्लस। ठीक है, ये CH2, यहाँ पर है H2S, यहाँ पर फिर एक आ जाएगा आपका, फिर अब ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, SCH2, फिर उसके बाद क्या होगा CH, यहाँ COO माइनस, और यहाँ आ गया आपका NH3 प्लस। ठीक है, पूरे की पूरे स्ट्रक्चर जो होती है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और आपस में इसे मतलब सिस्टेम। ठीक है, 11 नंबर जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग कहते हैं मेथियोनिन। जो कि आपको हम फिर से रिपीट करते हैं, आपको स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इस बात को ध्यान से रखिएगा कि आप कुछ भी करिए स्ट्रक्चर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका CH3S CH2 CH2CH COO माइनस, और यहाँ से आता है आपका NH3 प्लस। ठीक है, 12 नंबर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं टायरोसिन। TYR Y से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपका OH, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपका फिनॉल का होता है। CH2 CHCOO माइनस, और ये आपका होता है NH3 प्लस। ठीक है, ये आपका टायरोसिन है। 13 नंबर स्ट्रक्चर होता है प्रोलीन का, PRO P से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका COO माइनस, यहाँ आपका आता है NH3 प्लस। सॉरी, यहाँ पे एक ही होगा था ना, क्योंकि 3 बॉन्ड तो जुड़ गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका NH2 प्लस। ठीक है, 14 स्ट्रक्चर जो होता है उसको लोग कहते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलीन। इसको हम लोग करते हैं HYP से, बस खाली एक यहाँ OH ग्रुप आकर ऐड हो जाता है। ये होता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ठीक है, इस तरह से 14 स्ट्रक्चर आपका हो गया। 15 जो होता है आपका उसको हम लोग कहते हैं आप क्या चीज, ट्रिप्टोफान। 15 नंबर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफान। एक काम करते हैं, हम सारे का केवल हम क्या नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब चूंकि स्ट्रक्चर बनाने का जगह नहीं है, इसीलिए हम सबका जो है अब केवल नेमिंग कर देते हैं। तो ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन हो गया। ठीक है, अब जो 15 नंबर स्ट्रक्चर तो उसमें करते हैं ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान 16 नंबर जो स्ट्रक्चर होता है, अब ध्यान देखो, यहां से स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है कि दो NH3 ग्रुप आ जाता है। यहां शुरू होता है किसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। किसका शुरू होता है, 15 हो गया ना, 5 20 30 हो जाएगा, 8 जाएगा। चलो ये तो हो गया न्यूट्रल। अब यहाँ हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक लिख देते हैं। बेसिक सबसे पहला आता है लाइसिन। क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है 16 नंबर में लाइसिन। ठीक है, L से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, LYS लिखते हैं, LYS, और लाइसिन को K से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्सोल्यूसिन को रिप्रेजेंट करते हैं और लाइसिन को K से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्यों? क्योंकि देखो भैया ये सारे लैटिन वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन काम जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। 17 नंबर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी लाइसिन HYL। 18 नंबर जो है आपका आर्जिनिन ARG, R से रिप्रेजेंट करते हैं। 19 नंबर जो है वह आपका है हिस्टीडीन, ठीक है, HIS, H से रिप्रेजेंट करते हैं। 20 नंबर जो है 20 नंबर जो है आपका, अब आता है यहां से एसिडिक की बारी। एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है आपका एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। दूसरा जो आता है उस हम लोग कहते हैं 21 नंबर एस्पार्जिन। 22 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इसको ASP से, जनरली D बोलते हैं। ASN इसको जनरली N बोलते हैं। 22 नंबर में आता है ग्लूटामिक एसिड, GLU, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। और 23 जो है वह है ग्लूटामिन, इसको हम लोग GLN और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास होता है। आपको अगर आप कहें तो हम किसी एक स्ट्रक्चर को बना के दिखा देते हैं। जैसे मैं आपका हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर बनाए तो आपका हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर होता है अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा, या अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से देखें तो यहाँ पर भी आपका एक NH है, तो यहाँ पे एक NH ग्रुप और यहाँ पर एक NH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, स्ट्रक्चर जिसमें OH NH ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है या फिर क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ग्लूटामिक एसिड में अगर किसी भी एसिड का, अगर एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देख लें तो ये स्ट्रक्चर होता है COOC CH2 CHCOO माइनस, और यहाँ से आता है NH3 प्लस। आप देखो एक इधर है और एक क्या है इधर है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो उसको क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो इसमें एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में ये जो आपका हिस्टीडीन होता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको यहाँ जैसे में आपका हिस्टीडीन हो गया, ठीक है, कौन सा हिस्टीडीन। उसके बाद आप ऊपर आइए आर्जिनिन, हिस्टीडीन के बाद आर्जिनिन, ठीक है, हिस्टीडीन के बाद कौन सा आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद आपका आता है लाइसिन, ठीक है, ये 3 एमिनो एसिड। उसके बाद इधर से आता है आपका ट्रिप्टोफान। ध्यान रखेंगे हम जो मार्क कर रहे हैं इस मार्कर को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मार्क करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रिप्टोफान के बाद आपका उधर से मिथ्योनिन, कहाँ है आपका मिथ्योनिन, ये आपका मिथ्योनिन के बाद आप आ जाओ, आपको क्या करते हैं थ्रियोनिन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए थ्रियोनिन, ठीक है। थ्रियोनिन के बाद आप आ जाओ फिनाइल एनालिन के बाद होता है आपका थ्रियोनिन, फिनाइल के बाद आइसोल्यूसिन, इसका नाम है आइसोल्यूसिन के बाद आपका आता है ल्यूसिन, ठीक है। और उसके बाद कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 2 एमिनो एसिड और है, एक है आपका वैलिन, ठीक है, ये हो गया आपके 9, और 1 मिनट, ये आपके कितने हो गए 9, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो आप गौर से देखो, वैलिन 1 2, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वह इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। याद रखिएगा कितने, 10 एमिनो एसिड जो है वह आपके इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसको आपकी एग्जाम में यही पूछे जाते हैं।
बाकी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है, कौन सा नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपके जो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है उसको आप कैसे याद करोगे। तो इसके लिए आपको हम एक निमोनिक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए हम एक निमोनिक लिख देते हैं जिससे आप आसानी से याद कर लोगे। लिख लो, मैंने थोरू दत्ता वाला लेसन इसलिए ही मैंने थोरू दत्ता वाला लेसन इसलिए ही पढ़कर या पढ़ लिया है या पढ़ लिया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लेसन इसीलिए पढ़ लिया, ठीक है। तो पढ़ लिया आया समझ में। मैंने थोरू दत्ता वाला लेसन इसीलिए पढ़ लिया। एम से आपका होता है मेथियोनिन, कहाँ है, एम फॉर मैथियोनिन, TH फॉर थ्रियोनिन, नीचे लिखते जाना तुम, ठीक है। एम फॉर मेथियोनिन, TH फॉर थ्रियोनिन, थोरू दत्ता, ठीक है। V फॉर वैलिन, कहीं है, V फॉर वैलिन, देखो हम सबका मार्क करते चलते हैं, ठीक है। लेसन ल्यूसिन, इसलिए आइसोल्यूसिन, ही हिस्टामिन, पढ़ा फिनाइल एलानिन, लिया लाइसिन, लिया में एक ए भी है, लिया का है आर्जिनिन, ठीक है। तो मैथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, एल फॉर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, उसके बाद HI फॉर हिस्टामिन, P फॉर फिनाइल एनालिन, L फॉर लाइसिन और A फॉर आर्जिनिन। याद रहेगा, मैथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टामिन, फिनाइल एनालिन, L फॉर लाइसिन और A फॉर आर्जिनिन। ये है आपके 10 एमिनो एसिड जिसको आप याद रखना, 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। फिर से कौन कौन से, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टामिन, फिनाइल एनालिन, लाइसिन और आर्जिनिन। देखो कैसे याद कर गए, इस तरह से आप भी इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।